हमारा टॉपिक चल रहा है सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसमें लास्ट हम है वो डिस्कस कर चुके लेक्चर में आज़ाद हिंद फौज का भंग कर दिया जाना। अब हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का नवनिर्माण। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि जनवरी 1942 तक सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज के 2 दस्ते खड़े करने में कामयाब रहे थे, परंतु उन्हें इससे संतोष नहीं था। जून 1942 में उन्हें रासबिहारी बोस का पूर्वी एशिया में आने तथा उनके द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने का निमंत्रण मिला। सुभाष ने तत्काल स्वीकारा। 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के संस्थापक आबिद हसन के साथ फ्रैंकनबर्ग से एक जर्मन यू बोट से अपनी यात्रा आरंभ की। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मेडागास्कर से 400 मील दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित एक नियत स्थान पर जर्मन यू बोट से निकल कर उन्हें जापानी पनडुब्बी में 129 में चढ़ाया गया। यह पनडुब्बी सुमात्रा के उत्तर में स्थित साबन द्वीप पर 6 मई 1943 को पहुंची। यहाँ पर जापान सरकार की ओर से उनके पुराने परिचित कर्नल यामामोटा ने उनका स्वागत किया। यहाँ पर कुछ दिन विश्राम करने के बाद वे हवाई जहाज से 16 मई को टोक्यो पहुँचे। उनके जापान पहुँचने की सूचना कुछ दिनों तक गोपनीय रखी गई। जून मास में ही लोगों को ये जानकारी मिल पाई। इससे संपूर्ण सुदूर पूर्व में बसे भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ी। स्वाधीनता आंदोलन में नई जान आई, परंतु इस संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि नेताजी के टोक्यो पहुंचने के पूर्व ही द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में भारी परिवर्तन आ चुका था। यूरोप में जर्मनी पराजय सहन करने लगा था और मित्र राष्ट्रों की स्थिति दिन ब दिन सुदृढ़ होती जा रही थी। टोक्यो में सुभाष चंद्र बोस ने जापान के प्रधानमंत्री टोजो के साथ लंबी बातचीत की। सुभाष के व्यक्तित्व तथा उसकी बातचीत से जापानी प्रधानमंत्री काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जापानी संसद डीट में घोषणा की कि जापान ने दृढ़ता के साथ फैसला किया है कि वह भारत से अंग्रेजों को, जो भारतीय जनता के दुश्मन है, निकाल बाहर करने और उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए सब तरह की मदद देगा तथा भारत को वास्तविक अर्थ में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। 4 जुलाई को कैथे सिनेमा हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्होंने विधिवत ढंग से IIL का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। समारोह में सर्वप्रथम जनरल टोजो को बधाई संदेश पढ़ा गया। इसके बाद रासबिहारी बोस का स्वागत भाषण हुआ और तत्पश्चात लेफ्टिनेंट कर्नल JK भोसले ने सैनिकों की तरफ से उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने और आज़ाद हिंद फौज को लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के पुनर्निर्माण की घोषणा तथा सेना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह केवल अंग्रेजी दास्ता से भारत को मुक्त कराने वाली सेना ही नहीं है, अपितु बाद में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सेना का निर्माण करने वाली सेना भी है। साथियों, आपके युद्ध का नारा हो, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इस स्वतंत्रता संग्राम में हम में से कितने जीवित बचेंगे यह मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी होगी और हमारा ध्येय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमारे शेष जीवित साथी ब्रिटिश साम्राज्य की एक अन्य कब्रगाह लाल किले पर विजय परेड नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर बोलते हुए कहा, 1 वर्ष से मैं मौन एवं धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कर रहा था। घटनाक्रम में वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं बोलूं। ब्रिटिश दास्तां से भारतीयों को मुक्ति मिल सकती है, उन अंग्रेजों से जिन्होंने सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से अब तक हमें गुलाम बना रखा है। ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। समस्त भारतीयों की ओर से मैं घोषणा करता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक आज़ाद न हो जाए। उनका दूसरा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी मंत्रिमंडल का गठन किया। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल SG चटर्जी, SA अय्यर, लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज़ अहमद खान, लेफ्टिनेंट कर्नल AD लोकनाथन, एहसान कादर, शहनवाज खान, D राजू, AM सहाय, A जयलप्पा, देवनाथ दास, करीम गनी, DM खान, JGY और ईश्वर सिंह।
23 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार की तरफ से ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कुछ दिनों के अंदर ही धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान, इटली तथा उनके प्रभाव के अंतर्गत काम करने वाली सरकारों श्याम, बर्मा, फिलीपीन इत्यादि ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन अस्थायी सरकार को सौंप दिया। अब सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने का काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में 3 ब्रिगेडें, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड खड़ी कर दी गई। चुने हुए सैनिकों को लेकर 4थी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड भी गठित कर ली। इन आंदोलनों में भारतीय स्त्रियों की भागीदारी की दृष्टि से इन्हें भी संगठित करने का प्रयास किया गया। इस दृष्टि से उनकी प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर में एक शिविर स्थापित किया गया। प्रशिक्षित महिला सैनिकों को लेकर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की गई। इसमें 500 महिला सैनिक रखे गए और उनका नेतृत्व डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज का कमांड स्वयं ने संभाला। आज़ाद हिंद फौज का विस्तार एवं पुनर्गठन उनके 2 लक्ष्य थे। भर्ती और प्रशिक्षण हिंदुस्तान भाषा में आदेश और शिक्षा दी जाती थी। 6 मास की ट्रेनिंग के बाद रंगरूटों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया जाता था। प्रवासी भारतीयों को इस आंदोलन से जोड़ने की दृष्टि से सुभाष चंद्र बोस ने हांगकांग, संघाई, मनीला, जावा, सुमात्रा, बोर्निया तथा अन्य स्थानों का दौरा किया। प्रवासी भारतीयों को काफ़ी आकर्षित किया और उन्हें तन मन धन से इस आंदोलन को सहयोग भारतीयों ने दिया। दिसंबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थिति इस प्रकार रही। प्रथम डिवीज़न, सेनापति लेफ्टिनेंट कर्नल M.Z. कियानी, इसमें लगभग 10,000 सैनिक जो मोर्चे पर जाने के लिए तैयार। इसकी 3 ब्रिगेडों का नेतृत्व क्रमशः लेफ्टिनेंट कर्नल I.J. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजारा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज़ अहमद खां को सौंपा गया। दूसरी डिवीज़न है, इसमें अधिकतर नागरिक रंगरूट थे और इसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल N.S. भगत को सौंपी गई। तीसरी डिवीज़न, इसमें भी नागरिक रंगरूट सम्मिलित थे और इनका प्रशिक्षण अभी जारी था। इसका केंद्र सिंगापुर में था और इसकी कमान मेजर जनरल J.K. भोंसले को सौंपी गई। इसी बीच शाहनवाज खान की कमान में सुभाष ब्रिगेड भी गठित कर ली गई, जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। इस ब्रिगेड में प्रथम डिवीज़न के चुने हुए सैनिकों को ही भर्ती किया जाता था। युद्ध के मोर्चे पर सुभाष ने जापानी सेना अध्यक्षों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर जापानी सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज भी युद्ध करे। सुभाष की योजना थी कि बर्मा मोर्चे से आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत की सीमा में प्रवेश कर बंगाल और असम से ब्रिटिश फौजों को पीछे धकेला जाए। उनका विश्वास था कि आज़ाद हिंद फौज की सफलता देखकर भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देगी, जिससे ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ जाएंगे। तदनुसार आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड भारत बर्मा की सीमा पर पहुंचाई गई। जापानी सेना के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों की सेना से लड़ने का काम सौंपा गया। इस बीच सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंच गए। वहीं पर उन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। अब सुभाष और जापानियों के मध्य बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ, आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया जाए। ये टुकड़ियाँ भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में ही काम करेगी, परंतु एक समन्वित योजना आगे बढ़ेगी। यह भी तय किया गया कि भारत की जो जमीन मुक्त की जाएगी उसका प्रशासन आज़ाद हिंद फौज को सौंपा जाएगा और उस भूमि पर केवल भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मनोबल काफ़ी ऊंचा था। वे युद्ध करने तथा भारत की सीमा में प्रवेश करने के लिए उतावले थे, परंतु युद्ध की दृष्टि से आज़ाद हिंद फौज पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थी। मेजर जनरल चटर्जी ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखते हैं कि हमारी सेनाएं जब बर्मा पहुंची, उनके पास न तो अपना तोपखाना था, न मोटर, मशीन गनें भी मध्यम दूरी तक मार करने वाली थी और उनकी हालत भी खस्ता थी, क्योंकि मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जे की कमी थी। हमारी छापामार रेजिमेंट के पास न तो वायरलेस उपकरण थे और न टेलीफोन। पहाड़ी इलाकों में अतिरिक्त गोला बारूद और हथियारों को ढोने वाले परिवहन की कोई सुविधा साधन उपलब्ध नहीं थे। चिकित्सा सेवा तो नाम मात्र की थी। अनेक सैनिकों के पास जूते तक न थे और उन्हें नंगे पैर जंगलों में जाना पड़ता था। इस असुविधाओं के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात थी। 1942 में जब जापानियों ने बर्मा अधिकृत किया था, उस समय की तुलना में अब स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी थी।
अब भारत बर्मा सीमा पर अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत बना लिया था और ब्रिटिश सेनाएं न केवल रक्षात्मक युद्ध के लिए अपितु आक्रामक युद्ध के लिए भी तैयार थी। जनवरी 1942 के अंत में सुभाष ब्रिगेड की एक बटालियन को अराकान की कलद्दान घाटी में, एक दूसरी और तीसरी बटालियन को चिन पहाड़ियों की ओर भेजा गया। आज़ाद हिंद फौज की ये बटालियन दिल्ली चलो का नारा बुलंद करती हुई आगे बढ़ी। पहली बटालियन ने कलादान घाटी में पश्चिम अफ्रीका की हबशी सेना को परास्त कर आगे बढ़ना शुरू किया तथा पलतेवा दलेतमे नामक स्थानों पर शत्रु सेना को हरा कर कब्जा कर लिया। मई 1944 में उसने माडोक नामक स्थान जीता, जो भारत की ज़मीन पर अंग्रेजों की अग्रिम चौकी थी। अर्थात आज़ाद हिंद फौज ने भारत की भूमि पर अपने पैर जमाए, परंतु शीघ्र ही अंग्रेजों को सेना ने जोरदार प्रत्याक्रमण किया। इस अवसर पर जापानी सेना ने माडोक के सैनिकों को सहायता पहुंचाने में असमर्थ रही। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को माडोक से हट जाने को कहा गया। भारतीय सैनिक डटे रहे। मई से सितंबर तक उन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा की और माडोक से तिरंगा लहराया। सुभाष ब्रिगेड की दूसरी और तीसरी बटालियन ने भी अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। उन्हें कलेवा से होकर टासू और फोर्ट हवाईट के मार्ग की रक्षा का भार सौंपा गया। इस अंचल में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने मित्र राष्ट्र के छापामारों का सफाया किया, मेजर मॉर्निंग की सेना को परास्त किया, अंग्रेजों के सामरिक दुर्ग क्लैंग को जीत लिया। आज़ाद हिंद फौज की शूरवीरता से प्रसन्न होकर जापानी सेनापति ने सारी सुभाष ब्रिगेड को कोहिमा की ओर कूच करने का हुक्म दे दिया। इम्फाल का पतन होते ही सुभाष ब्रिगेड ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर बंगाल में प्रवेश कर जाएगी, ये तय हुआ। इस बीच आज़ाद हिंद फौज की दूसरी टुकड़ियां जापान ने मिचूरियाई डिवीज़न के साथ कोहिमा पहुंच गई और घमासान युद्ध के बाद कोहिमा पर अधिकार जमा लिया। परंतु इसके बाद युद्ध के अन्य क्षेत्रों में जापानियों की पराजय का सिलसिला शुरू हो गया। इसका लाभ उठाते हुए अंग्रेज इम्फाल में नई कुमक पहुंचाने में सफल हो गए और इम्फाल बच गया। अब अंग्रेजों ने दीमापुर कोहिमा की तरफ जोरदार हमला बोल दिया। जापानियों के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भी पीछे हटना ही पड़ा। गांधी ब्रिगेड के अप्रैल के आरंभ में इम्फाल की तरफ भेजा गया। जापानियों ने सोचा था कि अब तक इम्फाल का पतन हो गया होगा, परंतु मार्ग में सूचना मिली कि इम्फाल का पतन नहीं हुआ और फलेल के पास घमासान युद्ध चल रहा है। गांधी ब्रिगेड को यहाँ छापामारी चलाने का कहा गया। उसका छापामार सैनिकों में फलेल के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। वहाँ मौजूद वायुयानों को नष्ट कर दिया गया। अभियान में लगभग 250 सैनिक मारे गए। फिर भी गांधी ब्रिगेड बहादुरी के साथ इस अंचल पर डटी रही, अंग्रेजों के आगे नहीं बढ़ने दिया। जून 1944 में रसद पानी और गोला बारूद की कमी से गांधी ब्रिगेड की स्थिति बिगड़ी। दूसरी तरफ नई कुमक आ जाने से अंग्रेज सेना की स्थिति मजबूत हो गई। वर्षा ऋतु में टामो फलेल रोड बह गई और आज़ाद हिंद फौज की रसद मिलना बंद हो गया। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों बाद गांधी ब्रिगेड को भी जापानी सेना के साथ बर्मा वापस आना पड़ा और इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज का मुख्य अभियान जो मार्च 1944 में शुरू हुआ था वह समाप्त हो गया। इसी अभियान के दौरान वो भारतीय सीमा में लगभग 150 मील भीतर तक प्रवेश करने में सफल हो गए, परंतु रसद और गोला बारूद के अभाव में अधिक दिनों तक उस क्षेत्र की रक्षा न कर पाए। इस अभियान के दौरान फौज के लगभग 4000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। सुभाष के अंतिम दिन। अब ब्रिटिश सेना ने बर्मा पर पुनः अधिकार करने के लिए प्रत्याक्रमण शुरू किया। उसका प्रत्याक्रमण इतना जोरदार रहा कि जापानियों को निरंतर पीछे ही हटना पड़ा। पीछे हटते हुए जापानी रंगून का भार आज़ाद हिंद फौज को सौंप गए। कुछ दिनों तक आज़ाद हिंद फौज ने बहादुरी के साथ नगर की रक्षा की, परंतु मई 1945 के आरंभ में उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सैकड़ों की संख्या में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बंदी बना लिए गए। नेताजी सुभाष चंद्र रंगून से बैंकॉक और वहां से सिंगापुर चले गए। जापानियों की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने की आशा समाप्त हो गई, क्योंकि इस समय तक जापान के साथी राष्ट्र जर्मनी और इटली का पतन हो चुका था। जापान अकेला ही सारे संसार के विरुद्ध लड़ रहा था। उसकी सफलता का अब कोई सवाल ही नहीं था। 6 और 8 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिराए गए। रूस ने भी तत्काल जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने विधिवत आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने एक साथी कर्नल हबीब उर रहमान के साथ 17 अगस्त को एक लड़ाकू जापानी विमान से गांव से टोक्यो के लिए रवाना हुए। 17 अगस्त की रात्रि को विमान में सवार सभी लोगों ने तोरैन हिंद चीन में विश्राम किया।
अगले दिन विमान ताइपे पहुंचा। ताइपे से रवाना होते ही विमान में अचानक आग लग गई। इसी दुर्घटना में कुछ जापानी अधिकारियों सहित नेपाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस मारे गए। कर्नल हबीबुर रहमान जीवित बच गए। बहुत से लोगों का विश्वास है कि नेताजी उस दुर्घटना में नहीं मारे गए थे। मित्र राष्ट्रों के हाथों से में पड़ने से अपने आप को बचाने के लिए वे भूमिगत हो गए थे। जापानी सरकार के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में हुई और ताइपे में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उनकी भस्मी को सम्मानपूर्वक टोक्यो लाया गया और 14 सितंबर 1945 को उसे रियोकोजू मंदिर में रख दिया गया। इस घटना के बाद संसार में सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा गया।